कुछ लोग हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ टॉपिक जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब कुछ क्लासेस में थोड़ा सा रिवीजन सोच रहा हूँ करवा दूँ। ठीक है, आइए। श्रम पूर्ति वक्र का एक क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। श्रम पूर्ति वक्र सीआरई 1 में भी आया था। लेबर सप्लाई कर, लेबर सप्लाई कर, लेबर सप्लाई कर, लेबर सप्लाई कर। ध्यान दीजिएगा, लेबर सप्लाई कर को ध्यान से मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर पाएंगे। लेबर सप्लाई कर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कार्य के घंटे कितने लोग काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ पे आपका जो है वो होगा मजदूरी दर, मजदूरी की दर, मजदूरी की दर ये। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे क्या होता है, मजदूरी दर बढ़ती है, रेट बढ़ता है, तो लोग ज्यादा काम करने लग जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आने के बाद मजदूरी बढ़ने पे भी लोग काम कम करते हैं। ऐसा ये इसका कारण ये है कि जब आप नया नया काम करते हैं तो आपकी आवश्यकताएं ज्यादा होती है, तो मजदूरी दर बढ़ रहा है तो आप काम भी ज्यादा करते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी जब आती है, जब आप संतुष्टि लेवल पे आते हैं, उस टाइम रेट ज्यादा होने पे भी आप काम ज्यादा नहीं करना चाहते, फिर आप आराम की तरफ ध्यान दीजिए। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है, मजदूरी बढ़ने के बाद भी जो है आप काम करना कम चाहते हैं। और एक उसके बाद चाहे कितनी भी मजदूरी बढ़े, उसके बाद आप काम कम ही कीजिएगा, उसके बाद ज्यादा काम आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी आवश्यकताएं जो है पूरी हो चुकी है, सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। जब मैंने 2006 में पढ़ाना स्टार्ट किया तो 2004 सॉरी 4 बजे से लेके 4 नहीं, 5 से लेके 9 बजे तक सुबह मॉर्निंग में एक बैच हो जाया करता था, फिर 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। अब बताइए, 6 घंटे इधर 4 घंटे इधर, 10 घंटे काम करते थे। और उसमें ये था कि और भी कोई बच्चा आता तो हम पढ़ा देते, क्योंकि उस टाइम मजदूरी ज्यादा और पैसे की आवश्यकता थी, तो जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा काम ज्यादा करेंगे। लेकिन 2008-9 आते आते इस पॉइंट पे आ चुके हैं। इस पॉइंट में क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वहां पे आ चुके हैं, तो मजदूरी बढ़ने के बाद भी हमने बोला कि अब काम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आप चाहे जितना भी आप जो है मजदूरी हो, काम कम ही किया जाए। तो ये 3 स्टेज होते हैं जनरली। फर्स्ट, ध्यान रखिएगा इस डायग्राम को, अगर आप ध्यान रखिएगा तो कौन सा वक्र, कौन सा पूर्ति वक्र पीछे की तरफ मुड़ा होता है, तो वो होता है श्रम पूर्ति वक्र। जनरली सप्लाई कर्व ऐसे होता है, जनरली सप्लाई कर्व जो होता है वो इस तरह से होता है, आप जान रहे होंगे सप्लाई कर्व। तो पीछे की ओर मुड़ा हुआ सप्लाई कर्व सिर्फ श्रम का होगा। पीछे की ओर मुड़ा हुआ सप्लाई कर्व किसका होगा? सिर्फ पीछे की ओर, पीछे की ओर मुड़ा हुआ पूर्ति वक्र जो होगा, वो क्या होगा? आपका श्रम पूर्ति वक्र होगा। इसमें ध्यान रख दीजिएगा। और कुछ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में क्या होती है, आपकी आय प्रभाव कम होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है। लोग प्रतिस्थापन मतलब ज्यादा काम करना चाहते हैं, यानी आय प्रभाव जो होगा, आय प्रभाव से कम प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आय प्रभाव ज्यादा है, इनकम इफेक्ट ज्यादा है, प्राइस इफेक्ट कम है, सॉरी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कम है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे कम है, यानी आई प्रभाव जो है, आई प्रभाव ज्यादा है किससे? प्रतिस्थापन प्रभाव से, प्रतिस्थापन प्रभाव से, प्रतिस्थापन प्रभाव से। आय प्रभाव क्या है? ज्यादा है किससे? प्रतिस्थापन प्रभाव। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि आपका आय प्रभाव जो है ज्यादा है प्रतिस्थापन प्रभाव से। यहाँ पे क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा है आय प्रभाव। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। अब इसके जितने भी, गौतम बाबू प्रणाम, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड आप आराम से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में प्रारंभिक में क्या होता है, कार्य के घंटे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, मजदूरी बढ़ने के बाद भी कार्य के घंटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मजदूरी बढ़ने पे भी कार्य के घंटे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दूसरी अवस्था जो। फिर उसके बाद आप मजदूरी ज्यादा देने के बाद भी क्या होगा, आपका, आप कम काम करेंगे और आपका जो है सप्लाई कर पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। बताइए, समझ में आया सबको? समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं होगी? बताइए। अरविंद जी, मोनिका, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्मिता जी बोल रहे हैं एक बार और। हे प्रभु, देखिए, पीछे की ओर मुड़ा हुआ जो होता है, तो ये तो समझ गए कि पूर्ति, पीछे की ओर मुड़ा हुआ पूर्ति वक्र जो होता है वो कौन सा होता है? श्रम होता है, श्रम पूर्ति वक्र। ठीक है। जैसे इसमें देखिए, कार्य का घंटा है, यहाँ पे मजदूरी की दर है। जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी, प्रारंभ में क्या होगा, हम ज्यादा काम करेंगे, लेकिन जब हम एक पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे मजदूरी ज्यादा होने के बाद भी हम काम करना नहीं चाहते, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनकम बढ़ने के बाद भी जो है, मजदूरी बढ़ने के बाद भी क्या होगा, हम काम करना कम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें पूरी हो चुकी है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन और बनता है, छोटी छोटी चीजें देखिए जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। एक होता है आभास लगाना। जान रहे होंगे आप लोग आभास लगाना, आभास लगाना, क्वाजीरेंट। ठीक है ना। आभास लगान की बात करेंगे सर, जरूरत के अकॉर्डिंग होगा, है ना। एक मिनट रुकिए। देखिए, आभास लगान की जब हम बात करेंगे तो आभास लगान का प्रतिपादन किसने किया था, मुझे बताइए फटाफट। आभास लगान का प्रतिपादन किसने किया था? आभास लगान का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो आभास लगान का प्रतिपादन जो है मार्शल ने किया था, मार्शल ने किया। आभास लगान का प्रतिपादन किसने किया था? मार्शल ने किया था। ठीक है। और क्वाजीरेंट का फॉर्मूला होता है टी आर माइनस टीवीसी, टी आर माइनस टीवीसी, टी आर माइनस टीवीसी, टी आर माइनस टीवीसी होता है। अब इस पे ध्यान देना है कि अगर क्वाजीरेंट पूछ दिया आपसे कि टी आर माइनस टीसी माइनस टीएफसी, तो क्या ये सही है कि नहीं, आप मुझे बताएंगे। टीसी माइनस टीएफसी, क्या ये सही है? कमेंट कीजिए, क्या ये मैंने सही लिखा? ठीक है, आप बताते जाएं क्या मैं सही लिखा हूं। देखो, टीवीसी को हम लिख सकते हैं टीसी माइनस टीएफसी, तो टी आर माइनस टीवीसी जो होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीसी माइनस टीएफसी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो सकता है।
अब सवाल ये है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी आर, देखिए टी आर माइनस टी सी जो होता है वो होता है प्रॉफिट, तो हम इसको भी लिख सकते हैं प्रॉफिट माइनस टी प्लस टी एफ सी, लीजिए, तो ये भी हमारा कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाजी आभास लगान जो होता है, आभास लगान जो होता है केवल स्थिर साधनों पर होता है, केवल स्थिर साधनों पर होता है, स्थिर साधनों पर होता है, स्थिर साधनों पर होता है। क्वाड्रेंट क्या होगा, केवल स्थिर साधनों पर होता है, केवल स्थिर साधनों पे होगा, ओनली फिक्स्ड फैक्टर, ओनली फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और ये ध्यान रखना है, दीर्घकाल जो होता है, सॉरी, आभास लगान, आभास लगान जो है अल्पकालीन मान्यता है, अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन, अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन अवधारणा है, कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभाकर जी बोल रहे हैं एस्टेट पेपर अच्छा गया। अच्छा, सही था, क्वेश्चन इजी था। बाकी जिन जिन का स्टेट था वो कैसा गया आप थोड़ा बता दें मुझे, आप लोगों का स्टेट का पेपर कैसा गया, बताइए, आप लोगों का स्टेट का पेपर जो हुआ था परसों वो कैसा गया। नेक्स्ट, दीर्घकालीन, दीर्घकाल में, दीर्घकाल में आवास लगान शून्य होगा, आवास लगान ऐसा होगा, शून्य होगा। अल्पकाल में आभास लगान जो होगा क्या होगा, शून्य होगा, ध्यान रखिएगा, आभास लगान क्या होगा, अल्पकाल में शून्य होगा। और एक चीज और इसके बारे में लिख देते हैं, तो ये पूरा ही हो जाएगा, इसके बाद इससे कुछ नहीं बचेगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक चीज और मैं लिख देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, आभास लगान जब शून्य नहीं होता है, एक चीज और नोट, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा आंख करके ध्यान देना है, ठीक है, कि आभास लगान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है ना, आभास लगान, लगान जो है वो पेपर टू क्वालिफाई है। अच्छा, मेरा पेपर वन था जो मैं नहीं दे पाई। अच्छा, ठीक, चलिए, कोई समस्या यहाँ तक। अब देखिए, अगर आपको आभास लगान से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं, आभास लगान का कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। सर एक टॉपिक और आभास लगान का बारे में बता दीजिए, चलिए ठीक है, एक चीज और हम आपको बता ही देते हैं, बस ये बात किसी को बताना नहीं है। ठीक है, एक और टॉपिक आपको हम डिस्कस कर देते हैं, वो फिर आपको वो चीजें दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करनी। हाँ सर, लीजिए, आपको हम एक चीज और बताते हैं, एक होता है औसत आभास लगान, औसत
औसत आभास लगान या औसत, हाँ औसत आभास लगान कह देते हैं। औसत आभास लगान जो होगा वो क्या होगा, वो होगा औसत कर दीजिए, टी आर माइनस टीबीसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर। और जब हम टी आर माइनस टीसी को यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग करेंगे तो ये क्या होगा, टी आर माइनस यूनिट, और ये हो जाएगा टीवीसी अपॉन यूनिट। ये होगा औसत आभास लगान। अब आप जान ही रहे हैं, ये तो नीतीश कुमार वाली बात हो गई, आप जान ही रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको शॉर्ट कीजिएगा तो औसत आभास लगान जो हो जाएगा, औसत आभास लगान, आभास लगान, ये आ जाएगा आभास लगान का फॉर्मूला हो जाएगा औसत आभास लगान का पी माइनस एबीसी। औसत आभास लगान का फॉर्मूला होगा पी माइनस एबीसी। और आप ये भी जान रहे हैं कि पी को हम ए आर बोलते हैं बाजार में, ए आर माइनस एबीसी भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा औसत आभास लगान से, सॉरी आभास लगान से, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना, ए आर इक्वल्स टू एबीसी, ठीक है। तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। मार्केट भी डिस्कस कर देंगे। बोल रहे हैं स्मिता जी मार्केट डिस्कस कर दीजिएगा, ठीक है, मार्केट डिस्कस भी हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मार्केट भी डिस्कस हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो एक एक नंबर का ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दो दो नंबर का जो है मैंने आपको करवा दिया है कि एक तो आपका श्रम पूर्ति वक्र हो गया और आपका दूसरा आभास लगान हो गया। ठीक है ना, आभास लगान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, श्रम मूल्य सिद्धांत किनका दिया हुआ है, श्रम मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, श्रम मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। श्रम मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? श्रम मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ और कोई है? श्रम मूल्य सिद्धांत में और किसी का नाम जोड़ा गया है? एडम स्मिथ तो है ही, एडम स्मिथ तो है ही। श्रम विभाजन भी इन्हीं का है। एक और है, डेविड रिकार्डो। कार्ल मार्क्स कैसी बात कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स नहीं है सर, कार्ल मार्क्स नहीं है, रिकार्डो का है, रुपेश राज जी। कार्ल मार्क्स का नहीं है, कार्ल मार्क्स का भी अलग से करेंगे हम, तो रिकार्डो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक है वितरण का, वितरण का क्या था, वितरण का सीमांत उत्पादन, हाँ, उत्पादन, पहली बात। और दूसरी बात, लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत, लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत, इन दोनों का संबंध किससे है ये बताइए मुझे। वितरण का लाभांश सीमांत उत्पादकता, और लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत किसका है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत। देखिए
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत तो है जेबी क्लार्क का। अच्छा, सही दिमाग लगाया इन लोगों ने। रुपेश जी ने सही लगाया कि सर सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जेबी क्लार्क का है और आप दोनों बात कर रहे हैं तो दोनों जेबी क्लार्क ही होंगे। कमाल हो गया। ठीक है ना। लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है ना। इन्हीं का दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। एक और चीज मैं बता देता हूँ। वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी ये हो जाएगा, लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसका दिया हुआ है, ये बता दीजिए। ये किन सब पर लाभ का मजदूरी सिद्धांत यानी वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के प्रतिपादक कौन है? बताइए। कमेंट कीजिए। लाभ का मजदूरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट। जेएस मिल बोल रहे हैं, अच्छा। और कोई? और कोई है? वॉकर। ओके। वॉकर का है लाभ का लगान सिद्धांत। लाभ का लगान सिद्धांत है वॉकर का। बताइए, वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था? वेजेस थ्योरी ऑफ, कमेंट कीजिए। डाल्टन ने। गौतम बाबू, कहाँ आप कारारोपण पे पहुंच गए? वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था? पीगो का है। प्रीति झा। वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। टॉजिन। हम्म। टॉजिंग का है। इनका विकास जो है टॉजिंग। टॉजिंग। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इससे क्या, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें एक आध दो नंबर का पूछेगा। वेजेस नॉट कट थ्योरी प्रॉफिट इज है पीगू का शायद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन एक बनता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसे बोलेंगे तरलता पसंदगी सिद्धांत। तरलता पसंदगी, पसंदगी सिद्धांत। तरलता पसंदगी सिद्धांत। ठीक है ना। ये दिया हुआ है केन्स का। ये दिया हुआ है केन्स का। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मुद्रा की मांग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे है आपका ब्याज दर, है ना। ब्याज दर।
जब यहाँ थोड़ा सा बात कर लिए तो हम एक चीज और बात करते हैं। मुद्रा की मांग जो होती है, ध्यान रखिएगा, एक लेन देन के लिए होता है, एक सट्टेबाजी के लिए होता है। सट्टेबाजी, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की लेन होती है। मुद्रा की मांग की बात करते हैं। एक लेन देन होता है, सट्टेबाजी होता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा बताइए। लेन देन हो गया, सट्टेबाजी हो गया, और तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रा की मांग जो सट्टेबाजी जो होती है वो ब्याज पर निर्भर करती है। ब्याज पर निर्भर करती है। सतर्कता, सतर्कता, ठीक है ना, सतर्कता होती है। तो सट्टेबाजी जो है वो ब्याज पर निर्भर करती है, जो इस बार क्वेश्चन पूछा भी था टीआई 2 में। और लेन देन और सतर्कता जो है, ये दोनों किस पे डिपेंड करती है? ये दोनों डिपेंड करती है आय पे। सॉरी, लेन देन और सतर्कता किस पे डिपेंड करेगी बताइए? ब्याज की दर तो सट्टेबाजी के लिए करती है। लेन देन और सतर्कता किस पे डिपेंड करती है? मुद्रा की मांग। फटाफट ये कमेंट कीजिए आप, तब तक मैं ये बताता हूँ। फटाफट, लेन देन और किस पे, सतर्कता किस पे निर्भर करती है? जल्दी आप लोग बताइए। बिल्कुल सही। ये दोनों जो है आय पर निर्भर करती है। ये दोनों जो है आय पर निर्भर करती है, आय पर निर्भर करती है। ठीक है, ये दोनों किस पे निर्भर करेगी? आय पर निर्भर करेगी। आइए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करते हैं। तरलता पसंदगी सिद्धांत किन्स का दिया हुआ है, ठीक है ना, किन्स का दिया हुआ है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसमें, एक फिक्स रहेगा। अब एक इसमें, इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा सकता। जब इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो मुद्रा पूर्ति का जो वक्र बनेगा, मुद्रा की मांग का वक्र जो बनेगा वो क्या होगा? पूर्णतः लोचदार होगा। ये मुद्रा की मांग है, पूर्णतः लोचदार। ध्यान दीजिएगा, कभी भी तरलता पसंदगी सिद्धांत मांग पर आधारित होता है, मुद्रा की मांग पर आधारित होता है, पूर्ति की बात नहीं करता है। पूर्ति पर, हाँ चलिए, आधारित नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको विशेष ध्यान रखना। मुद्रा की मांग पर निर्भर करता है। और इसमें क्या है कि आपका मांग वक्र जो होगा पूर्णतः क्या होगा? लोचदार होगा। पूर्णतः लोचदार होगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि भविष्य में हम, भविष्य में जो है बढ़ने की उम्मीद करेंगे। भविष्य में जो है ये रेट क्या होगा? बढ़ने की उम्मीद करेंगे। भविष्य में ये बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ये कम नहीं हो सकता है, बढ़ सकता है। ये बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। ये कम नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो तरलता पसंद की सिद्धांत जब भी बात करें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसी में एक टॉपिक लिख देता हूँ, पीछे लिख देता हूँ। जब यहाँ पे हम लिख ही रहे हैं, एक टॉपिक और है इसी में, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो लिखता हूँ, ब्याज का अतिरेक मूल्य का सिद्धांत नाम सुने होंगे। अतिरेक, अतिरेक मूल्य, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसका है? तो बताएं मुझे फटाफट। और श्रम विभाजन तो इन्हीं सब भाई साहब का है। ये श्रम विभाजन, श्रम मूल्य सिद्धांत सब एडम स्मिथ का ही। ठीक है ना।
बताइए। रुपेश बाबू आईएसएलएम भी बता देते हैं, आईएसएलएम भी बताएंगे। एक ही डिस्कस में करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजें बता दूंगा। वैसे मैं बता दूं, आईएसएलएम इस तरह से बनता है। ये आईएस है और ये एलएम। ये वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में होता है। ठीक है। एलएम होता है मनी सप्लाई, और ये आईएस इन्वेस्टमेंट सेविंग। तो आप ये समझ सकते हैं इसमें ज्यादा दम नहीं है। इसमें आपसे क्या पूछेगा, 1 मिनट रुक जाइए। आईएसएलएम से जो है, 1 नंबर का पूछ सकता है कि आईएसएलएम वक्र का ढाल कैसे होता है, एलएम का वक्र का ढाल होता है, और जहाँ पे ये बिंदु काटती है मुद्रा बाजार वस्तु बाजार होता है। ठीक है। 1 मिनट और थोड़ा छोटा कर। ठीक है। चलिए, अतिरेक मूल्य सिद्धांत किसका है? अतिरेक मूल्य सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि मुनाफे से जो अभी आप पूंजीपति मजदूरी से मूल्य में कम, यानी आप जितना कमा रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं उससे बहुत कम मजदूर दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं लोगों को। अतिरेक मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का है। मोनिका, अतिरेक मूल्य सिद्धांत किसका था? कार्ल मार्क्स का। अतिरेक मूल्य सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है। रुपेश जी बोल रहे हैं कीन्स का है। चलिए, अब याद आया सर, अच्छा, मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीजें हैं। तो अब ये छोटी छोटी चीजें मैं डेली 4-5 टॉपिक में सोच रहा हूँ डिस्कस करूँ। क्लास इतनी ले चुका हूँ मैं आपकी क्लासेस पे, तो सर मन नहीं करता है। आप मन लगा के पढ़िए, उसी पे जो आपके पास बुक है जिसमें टॉपिक करवाया हुआ है। आप लोग खुद एक टीचर हैं, जिस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बना के पढ़ते रहिए। प्रभाकर जी, कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके स्टेट में, और कितना बेनिफिट हुआ था आपको क्लास का, ये बताइए। इकोनॉमिक्स पेपर की बात कर रहा हूँ, पेडागोजी या फिर वो जीके, वो नहीं, जीएस में नहीं। रुपेश जी बोले सर ऐसे ही क्लास कीजिए, ठीक है। 110 लगभग, अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, बीपीएससी रिवीजन। रिवीजन, ठीक है। बीपीएससी रिवीजन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? पीआई 3.0। जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे पीडीएफ में बन जाए। फिर लास्ट में ये पूरे पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना? लास्ट में भी तो 4 पेज है, अभी लेके क्या कीजिएगा, फिर पूरा जो है फिर बन जाएगा, तो पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है। ठीक लगी क्लास? बताइए आप लोगों को आज वाली क्लास समझ में आई कि नहीं? तो